सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, हमने अब तक चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9 के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से उनको देखिए और अपने मैथमेटिक्स के टॉपिक कवर कर लीजिए। ठीक है, आज हम चैप्टर 7 ट्राइंगल लेके चलेंगे और ट्राइंगल में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। क्या है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, क्या है थ्योरम्स हैं, कितनी थ्योरम्स हैं, उन सभी को हम अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। पूरी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उनको हम सोल्व करेंगे। साथ ही साथ पूरी एक्सरसाइज सोल्व होने के बाद लास्ट में हम आरडी शर्मा के कुछ स्पेशल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ये हमारा ट्राइंगल का आज पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा और 4-5 पार्ट में ये भी अपनी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना समय के बाद दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिखा देता हूं चीज, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि आपका चैप्टर जो है उसमें 2 से 3 एक्सरसाइज आपकी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बेस्ड है, उसके बाद वो ट्राइंगल की इनइक्वालिटी से बेस्ड एक आपको एक्सरसाइज मिलेगी सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या है, बड़ा ही सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं कि एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख दो तो नीचे से देखने पर नीचे वाला ट्राइंगल दिखे जबकि ऊपर वाला ट्राइंगल नहीं दिखे, और ऊपर से देखने पर ऊपर वाला ट्राइंगल दिखे जबकि नीचे वाला ट्राइंगल नहीं दिखे। तो कहने का मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक आ जाते हैं हूबहू, नीचे से ऊपर वाला नहीं दिखता और ऊपर से नीचे वाला नहीं दिखता है। अब समझिएगा, इसमें भी कुछ शर्तें होती है। कैसी होती हैं कि भैया अगर आपने इस ट्राइंगल को घुमा फिरा के कैसे भी रख दिया तो वो पॉसिबल नहीं है। इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो ही आपस में ओवरलैप करती है। कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड, तो करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, यहां पे आपको ये 5 दिख रहा होगा और यहां पे भी आपको ये 5 दिख रहा है। तो ये जो ए बी साइड और पी क्यू साइड है, इन दोनों की साइज क्या है, इनकी लेंथ सेम है, इसलिए दोनों करस्पॉन्डिंग साइड होती है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का साइन है आपका, देखिए ये जो साइन है इसे आप करस्पॉन्डिंग साइड बताते हैं। दूसरी बात, ये नीचे वाली साइड और ये नीचे वाली साइड सेम है, तो ये दोनों ही एक दूसरे पे आने पे ओवरलैप होगी, बाकी दूसरी साइड ओवरलैप नहीं होंगी। सिमिलरली जो थर्ड वाली साइड है आपकी AC और वो वाली साइड कौन सी आपकी PR, ये दोनों ही ओवरलैप होगी। तो ये क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड होगी। वैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल, तो अब इस साइड के सामने जो एंगल है, ठीक है, वो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल से बनेंगे कि ये साइड और ये साइड सेम है, तो इन दोनों साइड के सामने ये जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों बन जाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या हो जाते हैं, सेम रहेंगे आपके। तो एंगल C के करस्पॉन्डिंग में है एंगल R, ये दोनों सेम बन जाते हैं। ठीक है, वैसे ही एंगल आप देखिए, ये साइड और ये साइड सेम है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग में जो एंगल है, तो इनके सामने वाले जो इनके अपोजिट में एंगल है वो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो एंगल A जो है वो एंगल P के करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट बचा है, कौन बचा है, 6.5 के सामने वाला, उधर भी 6.5 के सामने वाला, इधर एंगल B है और इधर एंगल आपका Q आ गया। ये क्या आ गया, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। सपोज कीजिए कि अगर कोई दूसरा ट्राइंगल में ऐसा ले लेता हूं, जिसमें ये वाली साइड मेरी 5 होती है, ठीक है, ये वाली साइड मेरी 6 होती है और ये वाली साइड मेरी 6.5 होती है। तो अब यहां पे देखिए, ये जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो एंगल C है उससे करस्पॉन्डिंग में इसके सामने वाला एंगल D करस्पॉन्डिंग में एंगल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन साइड किसके इक्वल है, तो वो करस्पॉन्डिंग साइड हो गई और उनके सामने वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाते हैं। वैसे ही आपको जब करस्पॉन्डिंग एंगल दिए होते हैं तो आप उनके सामने वाली साइड को करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का। अब इसमें ये बातें होती हैं कि ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाते हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है आपकी और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर ये सेम हो जाते हैं तो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे उसे हम ऐसे लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो ये इस तरीके से आप कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल जो है वो इस तरीके से लिखे जाता है। अगर दो ट्राइंगल आपके ऐसे हैं जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, साथ ही उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, तो ट्राइंगल्स आर कॉल्ड
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हर एक ट्राइंगल में हम ये 6 बातें तो पता करने के लिए बैठेंगे नहीं, काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या कुछ रूल्स बने, कुछ एक्सियम्स बनी है, कुछ थ्योरम्स बनी है। वो एक्सियम थ्योरम केवल 3-3 बातों को सेम बता के आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो, ऐसे उन बातों ने हमें सिखाया है। तो पहली एक्सियम हमारी साइड एंगल साइड, जो कि 8th क्लास में ही पढ़ते हैं बच्चे, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड एक्सियम है हमारी फर्स्ट, ये एक्सियम है साइड एंगल साइड की। इसमें साइड एंगल साइड एक्सियम ये कहती है हमें कि 2 ट्राइंगल है, तो 2 ट्राइंगल में 2 साइड्स का जो पेयर है, करस्पॉन्डिंग साइड का पेयर वो इक्वल है और उनके बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। ये देखिए ध्यान से कि मान लीजिए कि ये 2 साइड आपकी 5 सेम है, आपको दे रखा है, और ये साइड BC है और इस ट्राइंगल साइड ये QR है, आपको सेम दे रखी है। ये वाली साइड आपको गिवन नहीं है बिल्कुल भी, ये वाली साइड भी आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो कोई 2 ट्राइंगल ऐसे लिए आपने जिनमें ये 2 साइड सेम दे रखी है और उनके बीच का एक एक एंगल आपको सेम बता दिया है। ठीक है, ये एंगल आपको सेम बता दिया है, तो आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो एक बात ध्यान रखना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, ये जो मैंने यहां पे बताया, 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, थर्ड साइड से थर्ड साइड इक्वल होगी, थर्ड एंगल से थर्ड एंगल भी आपका इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को शॉर्ट में बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उसकी जगह हम सिर्फ लिखेंगे CPCT। तो अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने सीखा कि ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, जिनको हम करस्पॉन्डिंग पार्ट बोलेंगे। एंगल की बात करेंगे तो भी पार्ट और साइड की बात करेंगे तो भी पार्ट। जब हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी तो हम करस्पॉन्डिंग पार्ट कहेंगे इनको। तो जब ट्राइंगल आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, उसमें एंगल से एंगल की बात होगी और साइड से सिर्फ साइड की बात होगी। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं फर्स्ट थ्योरम, जो कि है आपकी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल के ऊपर। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस थ्योरम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए बच्चों, हमारी आज की पहली थ्योरम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल वाली थ्योरम। ये थ्योरम हमसे कहती है कि अगर किसी भी 2 ट्राइंगल के अंदर आपके 2 करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल है, साथ ही उनके बीच में जो साइड है वो उनका पेयर भी इक्वल है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, मैं बताता हूं। देखिए 2 ट्राइंगल हम मान लेते हैं, हमने 2 ट्राइंगल मान लिए। ये हमने मान लिया फर्स्ट वाला ट्राइंगल ABC, और एक दूसरा हमने ट्राइंगल मान लिया है DE और F। ये 2 ट्राइंगल हमने मान लिए हैं। तो ये हमसे थ्योरम ये कहना चाहती है कि आप प्रूव कीजिए कि 2 एंगल अगर आपके सेम है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो मैं ये 2 एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम लेके चल रहा हूं। ये दोनों एंगल अगर सेम है और उनके बीच की साइड, वो साइड कौन है BC और इधर कौन है EF, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल है। और ये मतलब कि इस एंगल से ये करस्पॉन्डिंग एंगल और इस एंगल से ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल है। तो इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर और उनके बीच की जो साइड है करस्पॉन्डिंग साइड, वो अगर इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो इसके अंदर 3 केस होते हैं। केस 1, ठीक है। अब केस 1 लेने से पहले हम यहां लिख देते हैं कि हमने क्या क्या माना है। तो हमने माना है कि लेट इन टू ट्राइंगल्स विच ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आप क्या मान के चल रहे हैं, आप मान के चल रहे हैं कि जो मान रहे हो हम यहां लिख देते हैं इधर कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, ठीक है, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, और साथ ही साथ में BC इक्वल टू EF। ये बातें आप मान के चलते हैं क्योंकि थ्योरम के स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव ये करना है, वो भी आप लिख दीजिए यहां पे, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है इस बात को। तो देखिए इसमें 3 केस बनते हैं। एक केस में क्या होता है कि मान लेते हैं हम कि एक साइड दूसरी साइड के भी इक्वल है, एक और साइड किसी को हम AB साइड को D साइड के इक्वल मान लेते हैं। मान सकते हैं, केसेस बन रहे कि या तो कोई एक साइड इसके इक्वल हो जाए, या अगर इक्वल नहीं होगी तो हो सकता है ये साइड इस साइड से बड़ी हो, या हो सकता है कि ये साइड इस साइड से छोटी हो। 3 केस बन सकते हैं आपके कि कोई भी एक साइड दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो सकती है, या उससे बड़ी हो सकती है, या उससे छोटी हो सकती है। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये देखिए ये दोनों एंगल हमने इक्वल माने, तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये साइड है और इसके करस्पॉन्डिंग में ये साइड है। तो हम ये मान के चल रहे हैं तीनों केस में कि 3 केस ये बन सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी है
कि ये करस्पॉन्डिंग साइड या तो इक्वल होंगी या इक्वल नहीं होंगी, तो बड़ी होगी एक दूसरे से, या ये इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तीन तो केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस में हम लेके चलते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, मानते हम सब बातों को, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स, कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड आपकी, ए बी, वो इक्वल है डीई के। अगर ए बी डीई के इक्वल हो गई, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, तो ये साइड इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग साइड से ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, और बीच वाले एंगल से बीच वाला एंगल इक्वल। ठीक है, तो अगर हमने ये मान लिया, और हमें क्या है, हमने पहले से ही मान के चले, स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लेके चलना है, तो आपका एंगल बी, एंगल किसके, ई के इक्वल है, ये गिवन हो गई ये वाली बात। और आगे वाली क्या बात है कि बीसी जो है वो भी ईएफ में हम गिवन के अकॉर्डिंग लिखेंगे इक्वल। क्यों, स्टेटमेंट में दिया था, हमने माना था, ये स्टेटमेंट में कंडीशन हमें गिवन थी, तो हम वो लेके चल रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड एक्सियम, साइड एंगल साइड एक्सियम से हमने क्या सीखा था कि अगर दो साइड है करस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड से साइड इक्वल, ये साइड से साइड इक्वल, बीच वाला करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग इक्वल, दो साइड इक्वल हो, उनके बीच का एंगल इक्वल हो, तो ट्राइंगल आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। तो केस 1 में तो ये चीज हमने प्रूव कर दी। अब केस 2 क्या होगा, केस 2 हम ये मानेंगे कि ये साइड इससे क्या है, बड़ी है, ये साइड इससे क्या है, बड़ी है, और केस 3 क्या हो जाएगा कि ये साइड इससे छोटी है। तो तीनों ही तरह के केस में आपको प्रूव करते आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमारा केस 2 जिसके हम अंदर मान के चलते हैं कि साइड जो हमारी है, केस 2 में हम मान रहे हैं कि साइड जो हमारी कौन है, ए बी जो है वो ग्रेटर है डीई से। जो हमारी साइड कौन है बच्चों, ए बी जो है वो डी से क्या है, ग्रेटर है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो अगर समझिए आप बात को कि अगर डीई से ये वाली साइड बड़ी होगी, तो अगर मैं डी मान लो 5 सेंटीमीटर की है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर की है, डी को इसके ऊपर रखूंगा तो कहीं ना कहीं तो ये टिकेगी आगे साइड, और कुछ अपना हिस्सा क्या होगा, बच जाएगा। तो मैंने मान लिया अगर ये साइड बड़ी है, तो मैं इस साइड को जब इसके ऊपर रखता हूं तो समझ लीजिए को यहां तक आ जाती है। ये डी साइड छोटी साइड है इससे, तो इसको जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो बड़ी साइड के ऊपर, नीचे से यहां से बी से ई पॉइंट को मैं बी पॉइंट पे रखता हूं, तो जब ऊपर वाली साइड है तो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बड़ी साइड है और ये छोटी है, छोटी है तो कहीं ना कहीं नीचे रह जाएगी। तो मान लीजिए वो पी पॉइंट पे आके रुक जाती है। कहां पे आके रुक जाती है, पी पॉइंट पे। आप क्या करना है, पी पॉइंट को इससे मिला लो। जैसे पी पॉइंट को इससे मिलाया तो ये जो डी साइड थी वो यहां पे आके रुकी, तो ये वाला टुकड़ा इतने टुकड़े क्या हो गया, बराबर हो गया। कैसे हुआ बराबर, भैया ये बड़ी साइड है, ये छोटी साइड है, छोटी साइड को इसके ऊपर जब ला के रखा तो वो यहीं पे आके रुक गई, तो ये इतना बड़ा हिस्सा इतने बड़े हिस्से के बराबर है, क्योंकि ये बड़ी साइड है तो बचा हुआ हिस्सा ऊपर निकल गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि ये साइड से साइड इक्वल हो गई, ये नीचे वाली से नीचे वाली इक्वल थी, साथ में एंगल भी एंगल ई के इक्वल था। तो ऐसा करने से क्या हुआ, फिर से देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड एक्सियम, फिर से आ गया साइड एंगल साइड एक्सियम, इसी का यूज अपना पूरा होगा लास्ट तक। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड एक्सियम से क्या हुआ कि ट्राइंगल आपका जो दिख रहा है आपको पीबीसी, ये पीबीसी ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल डीईएफ के। ठीक है, ये ट्राइंगल डीईएफ के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल अगर डीईएफ के इक्वल हो जाता है तो इस बात से क्या हुआ, इस बात से ये हुआ कि ये जो यहां वाला जो एंगल बन रहा है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल आपका P से C पे आ रहा है और C से B पे जा रहा है, तो PCB, एंगल PCB जो है वो एंगल किसके इक्वल हो गया, F के इक्वल हो गया। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, आप समझिए ये बड़ा एंगल है और ये इसका एक छोटा टुकड़ा है, ये टुकड़ा इस बड़े एंगल के इक्वल हो रहा है, जबकि हमें तो क्वेश्चन में ही बोल रखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल दो इक्वल है आपस में, और हमने शुरू में ही एंगल सी को एंगल एफ के इक्वल माना। जब हमने इतने बड़े एंगल सी को एंगल एफ के इक्वल माना तो इसका कोई छोटा टुकड़ा इसके इक्वल हो सकता है क्या, है भैया? 10 रुपए के बराबर है, अगर आपने 7 रुपए को 10 रुपए इक्वल बता सकते हो क्या आप? नहीं बता सकते हो। तो मतलब कि अगर आपने ये मान लिया कि ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, और आपने ऐसा मान के ये एजम्पशन से आपका ये छोटा ट्राइंगल इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है, लेकिन ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाता है इस कंडीशन में, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। ये छोटी सी वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस बात से क्या हुआ कि विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि
क्या होता है, एंगल एफ जो है वो एंगल सी के इक्वल है। जब पूरा ही बड़ा एंगल इस एंगल के बराबर है तो इसका छोटा सा टुकड़ा फिर इस बड़े टुकड़े के बराबर थोड़ी होगा। अगर ये 10 रुपए है, 10 रुपए 10 रुपए के बराबर है तो 7 रुपए फिर 10 रुपए के बराबर थोड़ी होंगे। ठीक है, तो सेकंड केस से क्या हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है ना, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन P कोइंसाइड्स A। ये छोटा सा टुकड़ा इस टुकड़े के तभी इक्वल हो सकता है जब ये लाइन यहां से हटकर पूरी कहां आ जाए, यहां पे आ जाए। कहने का मतलब ये लाइन हट के सीधी आ जाए कहां पे आपकी, यहां पे। ये पॉइंट P यहां से उठ के यहां आ जाए तो ये लाइन यहां आ जाएगी और फिर से ये बड़ा एंगल बन जाएगा और ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट P कोइंसाइड्स मतलब ये पॉइंट P A के ऊपर चला जाए, कोइंसाइड्स पॉइंट A। इन दैट केस ट्राइंगल आपका ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। ठीक है, केस 3 में क्या करेंगे, केस 3 में आप ये करेंगे कि इस साइड को छोटी मान लेंगे। अब जो हमने काम इधर किया वही काम कहां होने वाला है, इधर हो जाएगा। तो अगर इसको छोटी साइड मान लोगे तो यहां कोई एक पॉइंट M बना लेना, तो वो M पॉइंट इसके इक्वल हो जाएगा और इस बार क्या होगा, आपका वही काम होगा जो इसमें हमने किया। ठीक है, तो ये 3 केस होते हैं। आपको फर्स्ट केस प्रूव करना है, सेकेंड केस प्रूव करना है और थर्ड केस को आप सिमिलरली करके बोल सकते हो कि व्हेन AB इज स्मॉलर देन या AB इज लेस देन D, देन according to case 2 we follow the same steps and we get both the triangles are congruent only when point M coincides point D। जैसे यहां पे P A पे आया वैसे ही point M अगर D पे आ जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल congruent हो जाएंगे।